हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा दिए थे हमने। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो दोनों लास्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवाएंगे। हाँ, अब विविध जो एक्सरसाइज है उसको अपन एक बार बाद में छेड़ेंगे। बाद में अपन एक एक एक्सरसाइज के विविध क्वेश्चंस को उठाएंगे, लेकिन क्योंकि अपने को एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ना, तो अभी ये क्वेश्चंस जैसे ही कंप्लीट होते हैं 15 और 16 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद में अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 5 पे स्टार्ट करेंगे, संततता और अवकलनीयता। ठीक है, हाँ, फिर एक्सरसाइज नंबर 5 को अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज नंबर 6, 7 इन पे चलेंगे, क्योंकि जो कैलकुलस पोर्शन है अपना वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है 12th क्लास के लिए, और वो स्ट्रॉन्ग हम करवा देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपको यदि ए दिया हुआ है और ए इन्वर्स ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या बोल रहा है, ए का ये ए अवयव दे रखा है, इसका ए इन्वर्स ज्ञात करना है। फिर ए इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल भी करना है। मतलब ये समीकरण निकाय दे रखा है, इसको हल करना है आपको। तो फर्स्ट तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारे पास में ए दे रखा है, अब इस ए को इन्वर्स में लाना है, मतलब ए का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो पहले इसके व्युत्क्रमणीय है या नहीं है इसकी जांच करनी पड़ेगी। व्युत्क्रमणीय कब होता है? व्युत्क्रमणीय तब होता है जब ए के सारणी का मान 0 न आए, तब आप व्युत्क्रम निकाल सकते हो, मतलब व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमणीय है। यदि ए का मान 0 आता है, ए के सारणी का मान 0 आता है, तो वो अव्युत्क्रमणीय, आप व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, क्योंकि बट्टे में डालते ही 0 बट्टे में डालते ही अपरिभाषित देता है। अपरिभाषित के बारे में अपने को अध्ययन नहीं करना है। चलिए बात करते हैं ए के सारणिक की। ए के सारणिक की बात करें तो मैं आपको पहले स्तंभ के थ्रू इसके प्रसार को डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो 2 ले लिया, अब इसको पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ो। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, लेकिन माइनस प्लस माइनस, अब माइनस आता है आपको पता है, फिर 4 एकम 4 माइनस का मतलब डबल माइनस आएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। अब प्लस, अब 3 के साथ क्या आएगा, माइनस। अब दूसरी पंक्ति छोड़िए, पहला स्तंभ छोड़िए, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 को 2 से गुणा किया तो 6, माइनस 5 को 1 से गुणा किया तो 5। ठीक है, प्लस, अब क्यों प्लस माइनस प्लस, एक के साथ क्या आएगा, प्लस। अब तीसरी पंक्ति छोड़िए, पहला स्तंभ छोड़िए, तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, माइनस 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10। ठीक है, हाँ जी, 4 माइनस का 4 प्लस का, तो ये तो क्या हो गए, दोनों कट होके 0 देगा। 0 2 से गुणा करते क्या आ जाएगा, 0। अब 6 में से 5 गया, बचा कितना, 1 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, -3। 12 में से 10 गया तो कितने बचे, 2 को 1 से गुणा किया तो आया 2, मतलब -3 + 2, -3 और 2 का रिजल्ट कितना हो गया, -1, जो 0 के बराबर है नहीं। अब 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, सर अवयव ए जो है वो व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं और ए इन्वर्स का अस्तित्व भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एड जॉइंट की, क्योंकि आपको पता है एड जॉइंट का बात करोगे तो आपको कैपिटल A11 इनके मान चाहिए। ठीक है, मतलब सेकंड के मान चाहिए आपको सैखंडज निकालने के लिए। चलिए बात करते हैं A11 कैसे आएगा, देखो इसको छोड़ो, तो 2 को 2 से गुणा किया -4, फिर माइनस इसका गुणा -4 तो प्लस हो गया, तो इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। बात करते हैं A12 की, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, हाँ, अब इसको गुणा कीजिए, 3 को 2 से गुणा किया, कितना आया, -6, फिर 4 को 1 से गुणा करोगे 4, लेकिन माइनस, एक माइनस और प्लस, मतलब -6 + 4, जिसका उत्तर कितना आता है, -2। लेकिन सर 1 और 2 तो 3 हो गया, 3 तो चिन्ह चेंज करेगा, माइनस लगाएगा साथ में, माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या आ गया, 2। अब बात करते हैं 13 की। 13 कैसे लाओगे, सर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, गुणा करो, 3 एकम 3, -2 एकम 2, कितना आ गया, 3 में से 2 गया तो आपके पास कितना आया, 1। चिन्ह पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब बात करते हैं 2 और 1 की, ये 2 1 की है ना, तो 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, करो गुणा, -3 को 2 से गुणा किया -6, +6, -5 एकम 5, 6 में से 5 किया, कितना बचा, 1। लेकिन 2 और 1 3 होता है, उत्तर किसका देगा, साथ में माइनस लगाएगा। बात करते हैं 2 2 की, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, 2 को 2 से गुणा किया -4, 5 को 1 से गुणा करोगे 5, मतलब -4 -5 -9, 2 और 2 4 है, चिन्ह पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बात करते हैं A23 की, तो 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, छोड़ दीजिए, 2 एकम 2, माइनस इनका गुणा -3, मतलब 2 माइनस -3, कितना हो गया, 2 + 3 5 हो गया, बट 2 और 3 5 होते हैं, 5 क्या करता है, चिन्ह चेंज करवाता है, विषम है। अब बात करते हैं 3 और 1 की, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, करो गुणा, 4 × 12, -5 दूनी 10, 12 में से 10 माइनस किया, कितना बचा, 2, चिन्ह पे कोई इफेक्ट नहीं, 3 2
मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, करो गुणा, 2 को 4 से गुणा किया -8, माइनस 5 दिए 15, मतलब -8 -15 कितने हो गए -23, -23 हो गए। 3 और 2 5 है, चिन्ह चेंज करवाएगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा और क्या हो जाएगा 23। अब बात करते हैं A33 की, तो ये 3 छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9, किसका माइनस का, तो 4 माइनस -9, मतलब 4 + 9 कितना हो गया 9 और 4 13, चिन्ह चेंज करेगा नहीं। चलिए बात करते हैं ए इन्वर्स की। तो ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या था अपना, ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला था ए इन्वर्स बराबर 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए। सर बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की, तो आपको पता है वैसे 1 1 1 2 1 3 होता है, लेकिन आगे ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको स्तंभ में बदल देंगे अपन, तो डायरेक्ट ही कर लिया है। ए इन्वर्स बराबर 1/a का सारणिक, ए का सारणिक का मान आपको पता है, ए का सारणिक का मान कितना निकाला था अपन ने -1 निकाला था या नहीं निकाला था, अभी देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे मान कितना रखा -1 रख दिया, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे सर A11 11 तो 11 का मान रखिए, इसमें देखिए 11 का मान कितना है 0 है या नहीं है, बिल्कुल है सर। तो 11 ये लीजिए, फिर 2 को यहाँ सेट कीजिए, ठीक है, ये लो। अब ये यहाँ फॉर्मेट आपके पास है, डायरेक्ट मान रखिए, इसको पंक्ति को आप स्तंभ के रूप में लिखिए, इस पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाइए, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाइए, एडजॉइंट बन गया। अब आप क्या बोलोगे सर देखिए माइनस है 1/-1 जो कितना आता है -1 आता है, अंदर गुणा करवाऊँ तो सब अवयव से ये गुणा हो जाएगा और चिन्ह चेंज कर देगा, चिन्ह चेंज करेगा तो देखिए 0 ± कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, 1 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का था माइनस हो जाएगा, क्यों -1 सबसे गुणा हो जाएगा इनसे, 2 प्लस का था माइनस हो जाएगा, -9 है प्लस का 9 होगा, प्लस का 23 है -23 होगा, 1 प्लस का है माइनस का होगा, 5 माइनस है प्लस का होगा, 13 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने ए इन्वर्स तो निकाल दिया। अब बात करते हैं समीकरण निकाय के हल करने की। तो देखिए समीकरण निकाय अपने को दे रखी है, तो समीकरण निकाय में आपको पता है इसकी तुलना ax बराबर b से करते हैं, क्योंकि इसका हल अपन आव्यूह सिद्धांत से निकालेंगे। आव्यूह सिद्धांत से निकालने के लिए a x b ये सब अपने को चाहिए। तो ए तो क्या आएगा, अल्फ़ाबेट के पास वाली संख्या से बनेगा, जैसे 2 3 1 सेट कर दिया, -3 2 1 ये आ गया, 5 -4 -2 ये सेट हो गया। एक्स में अल्फ़ाबेट आएंगे, 3 अल्फ़ाबेट है x y z, बी में कौन आएगा बराबर के इधर वाले जिसके साथ अल्फ़ाबेट ना हो, 11 -5 -3, ठीक है। हाँ जी, अब आव्यूह सिद्धांत का हल निकालेंगे किसके द्वारा, आव्यूह सिद्धांत का हल निकालेंगे अपन इस समीकरण निकाय का हल निकालेंगे किसके द्वारा, आव्यूह विधि द्वारा। आव्यूह विधि क्या थी अपने पास में, वैसे तो आपको भी पता है ax बराबर b होता है, x को रख लो, a को भेज दो, अपॉन में आएगा, अपॉन से ऊपर जाएगा, इन्वर्स बनेगा, मतलब b a इन्वर्स या a इन्वर्स b, तो फॉर्मूला बनता है x बराबर a इन्वर्स b। मान रखिए x तो है अपने पास, a इन्वर्स पीछे निकाला है अपन ने, वहाँ से अपने को उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है, बचा b 11 -5 -3 अभी अपन ने निकाला था ऊपर, ठीक है। अब इनका करते हैं गुणा, तो कैसे करोगे, इस पंक्ति को इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति को इससे, फिर इसको इससे, है ना। हाँ जी, 0 को 11 से गुणा किया 0, 1 को -5 से गुणा किया -5, -2 को -3 से गुणा करोगे 6 प्लस का, ठीक है जी। अब 2 को 11 से गुणा किया 22, लेन किसका माइनस का, 9 को 5 से गुणा किया -45, 23 को 3 से गुणा किया, 23 से 69 होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 को 11 से गुणा किया -11, 5 को 5 से गुणा किया 25, लेकिन किसका माइनस का, -13 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 39, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, x है तो x का भी तो मान रखोगे ना, x का मान रखोगे तो x का मान क्या था x y z, ठीक है, बराबर 6 में से 5 गया, कितना बचा 1। अब देखिए बात करते हैं इनकी, 5 और 2 7, 4 और 2 6, मतलब -67, 69 ये -67, 69 में से 67 गए, कितने बचे 2, बड़ा प्लस का है, उत्तर भी प्लस का, ठीक है सर। 5 और 1 6, ये सर 5 और 1 6, 2 और 1 3, मतलब 36, इसका 36, ये 39 में से 36 गया, 3 बचा, बड़ा प्लस का है, प्लस का आएगा। अब जब बराबर में दो अवयव हो तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, क्योंकि दोनों अवयव बराबर दिखा रखे हैं, तो संगत अवयव बराबर हैं तो संगत अवयवों की अपन क्या करेंगे तुलना। जैसे संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो x का मान तो आ गया 1, y का मान आ गया अपने पास 2, z का मान आ गया 3। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है अपना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 16 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि घर वाले भी अपने को मार्केट बेचते रहते हैं, उनको हिसाब समझाना हो। अब आप 11th-12th में मैथ तो ले लिए, आप अपनी लैंग्वेज में उनको बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे कि हमने इतने खरीदे, मतलब आप उसको डायरेक्ट समीकरण बना के एक्सप्लेन कीजिए। घर वाले आपसे परेशान हो जाएंगे और सामान आपसे दोबारा मंगवाएंगे ही नहीं, है ना। ऐसे काम ही करना है अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये। अब आपको भी पता है, पहले 1 किलो का पूछोगे या नहीं पूछोगे, क्योंकि बाजार जाएंगे, किसी से पूछा कि हाँ आलू क्या भाव, तो आपको वो कह देगा तो आप कितना ले रहे हो, तो आपने 2 किलो तुलवाए और वो अगला बोल देगा 200 रुपये दे दीजिए, तो कोई देखे थोड़ी आ जाएंगे। नहीं, उससे क्या क्वेश्चन करोगे कि सर 1 किलो कितने के दिया आपने, 1 किलो का पहले पता होना चाहिए, फिर 4 किलो का ऑटोमेटिक निकाल के हम अपने आप कैलकुलेशन करके पैसे दे देंगे। इतनी तो हमने भी मैथ ले रखी है। हाँ जी, देखिए अब 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य कितना है, 90 रुपये। ऐसे ही 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का मूल्य कितना है, 70 रुपये। अब 3 प्रकार के अपने पास में पदार्थ हैं तो 3 अपने पास समीकरण बनेंगे, आपको पता है, श्योर है। अवयव विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। ये तो हमें ही पता है सर। हम पहले मार्केट में क्या पूछेंगे, 1 किलो का भाव कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि माना 1 किलो गेहूँ का मूल्य कितना है, 1 किलो प्याज का मूल्य कितना है, x रुपये, 1 किलो गेहूं का मूल्य आपने मान लिया y रुपये, 1 किलो चावल का मान लिया z रुपये। क्योंकि तीनों स्थितियां आपको पता है, तीनों जो पदार्थ है उनके मान हैं, ये भाव है, वो भी तो अलग अलग होंगे ना मार्केट में। अब सुनिए, अब एक बात बताइए, 1 किलो प्याज का x है, 4 किलो का कितना हो गया, 4x, ये लीजिए। अब टोटल करोगे तो प्लस करोगे, 1 किलो गेहूँ का y है, 3 किलो का कितना हो गया, 3y, प्लस गेहूँ, ये चावल और ऐड कीजिए क्योंकि पैसे चल रहे हैं कैलकुलेशन में। 1 किलो का जेड है तो 2 किलो का कितना हो गया, 2 जेड। ऐसे करके टोटल पैसे देखोगे तो टोटल कितने दे के आओगे, 60 रुपये। ऐसे इनका बनाओ, 2x 4y 6 जेड बराबर 90, बन गए समीकरण। ठीक है, क्या करोगे, प्लस दोगे या नहीं दोगे, देंगे, क्यों, टोटल कर रहे हैं सर। ऐसे इनमें आओ, 6x 2y और 3 जेड बराबर 70, इनको भी क्या करेंगे अपन, प्लस। हाँ, अब देखिए क्या समीकरण निकाय आपके पास आई, बिल्कुल सर समीकरण निकाय आ गई। अब इसको हल कर लीजिए, बस अभी तक यही करते हैं अपन। समीकरण निकाय को कैसे हल करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ax बराबर b के रूप में लिखेंगे ताकि a b और x इनके मान निकाल सकें। a देखो, a कहाँ से आती है, संख्याओं से, 4 2 6 पहला स्तंभ, 3 4 2 दूसरा स्तंभ, 2 6 3 तीसरा स्तंभ। ठीक है, ओके। x 3 अल्फ़ाबेट है, x y और z, ठीक है। b में कौन आएंगे, 60 90 और 70, ठीक है। हाँ जी, बिना किसी डिस्कशन के अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सुनो, अब पहले इसका ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए आप व्युत्क्रमणीय की जांच करोगे, उससे पहले आपको सारणिक का मान पता होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही तो बताओगे ना व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। चलो, कैसे बताओगे, सारणिक का मान है वो निकालते हैं अपन। सारणिक का मान कैसे निकालोगे, देखो, जैसे मैं बोलूँ, मैंने तो पहला स्तंभ ही आज तक लिया है, उससे इजी रहता है काम। तो देखो 4 आ गया, इसको पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ो, 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, ठीक है। अब प्लस माइनस 2 के साथ क्या आएगा, प्लस, ये सॉरी माइनस। अब दूसरी पंक्ति को छोड़ दो, पहले स्तंभ को छोड़ दो, 3 3 9, 2 दूनी 4, माइनस बीच में लोगे, प्लस माइनस प्लस, 6 के साथ प्लस। हाँ जी, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 6 3 18 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए सर, अब एक का सारणी, ये 4, 12 माइनस 12 0, 4 से गुणा होते फिर से 0। बताओ 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, लेकिन साथ में क्या है, माइनस। 18 में से 8 गए तो बचे 10, 10 को 6 से गुणा करोगे आएगा 60, 60 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 50। सर 50 जीरो के बराबर है नहीं, जीरो के बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, अवयव, ये तो व्युत्क्रमणीय है, और जैसे व्युत्क्रमणीय है तो आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व भी है, ठीक है। अब सर अपने को ए इनवर्स निकालना है तो एड जॉइंट चाहिए। एड जॉइंट के लिए अपने को कैपिटल A11 A12 इनके मान चाहिए, इनके मान चाहिए। तो आप देखो A11 निकालो, A11 कैसे निकालोगे, ये 1 छोड़ो, क्या आया, 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, 12 में से 12 माइनस करोगे क्या आएगा, 0, ओके। हाँ जी, A12 मतलब 1 2, ठीक है। हाँ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 3 दूनी 6 माइनस 6 6 36, मतलब 6 माइनस 36, उत्तर आया -30, -30। लेकिन 1 और 2 क्या होता है, 3, 3 क्या लगाएगा साथ में, चिन्ह चेंज करवाएगा, माइनस 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 प्लस, और आ गया साथ में 30, ठीक है। बात करते हैं A13 की, तो 1 3 बचा कौन, 2 दूनी 4 माइनस 6 चौक 24, 4 में से 24 गया, आया -20, चिन्ह चेंज करेगा नहीं क्योंकि 1 और 3 है। बात करते हैं A21 की, तो 2 1 छोड़ दो, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4
9 में से 4 माइनस किया, बचा कितना 5, 2 और 1 3 होता है, चिन्ह चेंज करोगे, 2 2 2 2 छोड़ दिया, अब 4 3 12 माइनस 2 को 6 से गुणा करोगे फिर से 12, 12 माइनस 12, उत्तर कितना आएगा 0। बात करते हैं 2 3 की, 2 3 ठीक है, छोड़ो, 4 दूनी 8 माइनस 6 3 18, मतलब 8 माइनस 18, 8 में से 18 गया कितना बचेगा -10, लेकिन 2 और 3 5 माइनस लगाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10। हाँ जी, बात करते हैं 3 1 की, तो 3 1 ठीक है, 6 3 18 माइनस 4 दूनी 8, 18 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना 10। 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ठीक है, 4 को 6 से गुणा किया 24, माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4, 24 माइनस 4 कितना आएगा 20, 3 और 2 5 होते हैं, चिन्ह चेंज करेगा, ए 3 3 3 3, 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी 6, 16 में से 6 गए कितने बचे 10, 3 और 3 प्लस का है, चिन्ह चेंज नहीं करेगा। अब सर बात करते हैं ए इन्वर्स की, तो सर ए इन्वर्स की बात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/A का सारणिक, ए 1 1 1 2 1 3 होता है, लेकिन इसको स्तंभ में सेट करेंगे 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। अब इनके मान को सेट कीजिए आप, देखो ए इन्वर्स 1/50। अब ये जो पंक्ति है 1 1 1 2 1 3 को, इसको आप स्तंभ बना दीजिए, क्या बोलोगे 0 30 -20, 0 30 -20, -5, फिर अपने पास 0, फिर 10, -5 0 10, 10 -20 10, 10 -20 10, ये किसका मान आ गया ए इन्वर्स का मान आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अवयव सिद्धांत अप्लाई करेंगे, जो होता है x बराबर ए इन्वर्स बी, और किसका मान निकालेंगे x y z का। अब अवयव विधि है जो है अपनी x बराबर ए इन्वर्स बी, मतलब x ए इन्वर्स आपके पास में 1/50 और ये अवयव था b 60 90 70 अपन ने निकाला था। ठीक, आप वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/50 को कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, बाहर रहने दीजिए। चलो, 0 को 60 से गुणा किया 0, 5 को 9 से गुणा किया 45, 0 लग गया साथ में, माइनस का आ गया, 10 को 7 से गुणा किया 700, है ना, एक 0 दे देना, 70 700 हो जाएगा। और 30 को 60 से गुणा किया तो देखिए 6 3 18, 1 0 1 0 डबल 0 1800, 0 को 90 से 0, अब ये माइनस ये प्लस तो माइनस, 2 को 7 से गुणा किया 14 डबल 0। ठीक है, अब देखिए माइनस और प्लस माइनस, 2 को 6 से गुणा किया 12, 1 और 1 2 0। ठीक है, 10 को 90 से गुणा किया तो 900, 10 को 7 से गुणा किया तो 700। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये जो 50 बाहर बैठा है उसका सब में भाग भी तो लगेगा, बिल्कुल लगाएंगे साहब। देखिए 700 में से 450 माइनस करो, तो एक बात बताओ, 700 में से 400 माइनस करो कितना बचा 300, 300 में से 50 और हटाओ कितना बचा 250, 250 बच गया, लेकिन बाहर जो वो तो सब में भाग भी तो लगाएगा, 250/50। अब 1800 में से 1400 गए कितने बचे 400, और बाहर 50 था, भाग लगा देगा। अब 900 700 हो गए सर 1600, 1600 में से 1200 जाएंगे तो बचेंगे 400, 400 में वही भाग किसका लगना है 50 का। अब देखिए, अब आप क्या बोलोगे कि सर x है, x क्या होता है x y z, 0 से 0 गया 25 में 5 का भाग दिया 5, 0 से 0 गया 40/5 बचा 8, 0 से 0 गया 40/5 बचा 8। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे सर दोनों अवयव बराबर है तो संगत अवयवों की तुलना भी करोगे, तुलना कीजिए। तुलना करते हो तो x का मान 5, y का 8 और z का 5, मतलब यार ये तो सस्ते हैं, है ना, मार्केट में सस्ते हैं। तो देखिए संगत अवयवों की तुलना करने पर x का मान 5, y का मान 8 और z का मान भी 8 आया। ये सब चीज़ें थी क्या, x तो थी अपने पास में 1 किलो प्याज का मूल्य, 1 किलो प्याज का मूल्य रुपये x था, तो रुपये x का मान 5, मतलब प्याज क्या भाव चल रहे थे उस टाइम 5 रुपये किलो। 1 किलो गेहूं का मूल्य y रुपये था, y का मान 8 रुपये आ गए। 1 किलो चावल का मूल्य कितना है 8, z था 8 रुपये हो गए। मतलब हमने क्या देखा, निष्कर्ष आपसे निकलवाए, तो आप क्या बोलोगे, इस स्थिति में गेहूं और चावल दोनों का मूल्य क्या है प्रति किलोग्राम समान है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.6 अपनी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 5 संततता, जिसके बारे में बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इंटरेस्टेड रहिए उस एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि वो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें नए नए रूल्स भी अपन पढ़ेंगे। अब ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट है, बाकी कोई भी डाउट होती है आप कमेंट में बताइए, आपके डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। और कोई आपको इसमें क्वेश्चन चाहिए, यदि आपको विविध में पहले कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी विविध के वीडियो अपन बाद में बनाएंगे, बट आपके डाउट होती है तो उसको अपन पहले क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी अपने को पूरी एक्सरसाइज कवर करनी है। विविध अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इतने कैपेबल हो। ठीक है, हाँ, थैंक यू।
वीडियो के लास्ट एंड तक आप बने रहें, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।